नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज हम लोग जिस महान हस्ती से आपका परिचय कराएंगे, जिससे बातचीत कराएंगे, वो निसंदेह एक बहुत बड़े मोटिवेशनल ह्यूमन हैं और उन्होंने जो काम किया है वो सुन के, देख के आप लोगों को भी बहुत ऊर्जा मिलने वाली है। हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 बरस की उम्र पा लिया है तो वो अब रिटायर हो गया और वो सोसाइटी में उतना ज्यादा प्रोडक्टिव अब नहीं रहा है जितना कि 60 साल से कम उम्र था। लेकिन ये मिथ्या, इस पूरी कहानी को मिथ्या साबित किया है जयपुर के रहने वाले एक नौजवान ने, जिनकी उम्र तो हालांकि 70 से ऊपर है, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया वो बड़े बड़े या बहुत धुरंधर नौजवान भी नहीं कर पाते। चलिए डिटेल में बात उन्हीं से करते हैं और उनको अपने साथ इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। ताराचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अब मैं थोड़ा परिचय ताराचंद जी का दूं इनके हाजिरी में। ताराचंद अग्रवाल जी एक बैंकर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, जिसका मर्जर अभी हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन उसकी वजह से आज ये हमारे साथ नहीं है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट में भी इन्होंने देश की सेवा की, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो काम किया है उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। ताराचंद अग्रवाल जी ने 70 बरस पार करने के बाद एक ऐसे एग्जाम का पेपर लिखा जो हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसकी पास परसेंटेज मानी जाती है 1 या 2% है। पूरे हिंदुस्तान में 1% या 2% लोग पास कर पाते हैं और इतना टफ एग्जाम होता है। और खासतौर पर उसमें युवा जो लोग हैं जिनको एग्जाम देना है और अपना भविष्य निर्माण करना है, वो दिन रात तैयारी करते हैं। लेकिन अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद, अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी ताराचंद अग्रवाल जी ने उस एग्जाम को एक झटके में ही पास कर दिया। ताराचंद जी, बहुत बहुत मुबारक स्वीकार कीजिए पहले तो आप, और फिर हमारे दर्शकों को बताइए कैसे कर डाला आपने ये काम। थोड़ा बच्चों ने पुश किया, थोड़ा बच्चों ने सहारा दिया, तो मैं लग गया और मैंने ये एग्जाम पास कर लिया। नहीं, वो आपने कहा एक मुश्त में करा, एक मुश्त में तो करा, पर वो अवसर पहला नहीं था। 2 अवसर में असफल हुआ था और तीसरे अवसर में मैंने दोनों ग्रुप एक मुश्त पास किए, पर किया तो एक मुश्त ही था। एक ही मुश्त तो, लेकिन बड़ा मुश्किल एग्जाम होता है सर। आप तो सर भाई ये उम्र हो गई है तो नाती पोते हैं, परिवार बड़ा है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में कैसे वक्त निकाला और ध्यान में कैसे आया कि सीए का एग्जाम करेंगे? वो थोड़ा कठिन समय था, नवंबर 2020 का, जी कोरोना का काल था। हाँ जी हाँ। तो विपदा आन पड़ी, पत्नी छोड़ के चले गई। तो थोड़े दिन खाली बैठे थे तो बच्चों के साथ पढ़ाई का काम करते थे, और तो कोई काम बचा नहीं था। घूमना फिरना भी बंद हो गया, क्योंकि पहले दोनों इकट्ठा घूमते थे, तो घूमने फिरने वाला भी बंद हो गया। तो एक दिन बैठे थे तो मैंने बच्चों को कहा, भाई कुछ ना कुछ यार, मैं भी कोई कर लेता हूँ, कोई भी एमकॉम कर लेता हूँ, पीएचडी कर लूंगा। तो वो कहने लगे, मेरा बड़ा बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोला, क्या है करना है तो कुछ बड़ा कर लो ना, सीए कर लो। तो सब बच्चों ने मेरे को कहा कि कर लोगे। तो मेरी दोई थी, वो भी सीए कर रही थी, मेरी पोतियां भी कर रही थी। वो कहते, दादू आप तो कर सकते हो। वो कहते, नानू आप तो ग्रेट हो, आप कर सकते हो। मैंने कहा भी कर सकता हूँ तो कर लूंगा। तो हाँ, तो मेरा बेटे ने उसी समय मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और वो जैसे कहते हैं ना कि तैरना आए या नहीं आए, वो पीछे से धक्का लगा दो तो अपने आप तैरना सीख जाता है। तो उन्होंने मेरे को धक्का लगाया, मैंने कर लिया। बहुत बड़ी बात है सर, परिवार ने बड़ा मोटिवेट किया। लेकिन जब आपने तैयारियां शुरू की होंगी तब तो कठिनाई आई होगी सर। कहना एक बात है और करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी इतना बड़ा एग्जाम, दिन रात पढ़ना पड़ता होगा। इंटर में मेरे को कोई कठिनाई नहीं आई सर। इंटर मेरे को लगा कि जैसे दूसरा एग्जाम है कोई, मैंने क्या है कि लोगों को सुना नहीं इंटर में, कि इंटर में अगर लोगों को सुनता शायद इंटर भी मुश्किल हो जाती। क्योंकि वो चीज जो डरने की नहीं होती ना, वो डराने वाले ज्यादा डरा देते हैं, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। तब आदमी की जो मेंटल स्टेट बदल जाती है कि वो डरने लग जाता है। इंटर में मेरा इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हुआ लोगों से, तो इंटर में मैंने ज्यादातर लोगों को बताया नहीं कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई भय आया नहीं। तो इंटर तो झटके से पास हो गई। पर फाइनल में अब वो क्लासेज लेने जाना पड़ता था, इंस्टीट्यूट था, वहां सब चर्चा करते, यार बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, ये 3 बार फेल हुआ है, ये 5 बार फेल हुआ है, ये 7 बार फेल हुआ है। हमने घर में सुना नहीं था कोई कोई सीए में फेल होता है। तो वो मेरे पर भी वो डर अभी हो गया कि बहुत मुश्किल है। और कुछ मेरे 2024 में मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो गई, ज्यादा हुई।
फ्रोजन शोल्डर हो गया, दोनों कंधों में नंबर वाइज हुआ, पहले लेफ्ट में हो गया राइट में हुआ, तो वो लिख भी नहीं पाया, तो वो 2 चांस मेरे खराब हो गए। नहीं तो मैं तो सबसे कम समय में सीए क्वालिफाई करने वाला होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक बात तो बताइए लेकिन कि आपने इतनी रिटायरमेंट के भी कई साल बाद आपने तैयारी शुरू की, इमीडिएटली नहीं की। तो मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए आपसे कुछ संदेश लेना चाहता हूं जो लोग रिटायरमेंट हो गई है या बड़ी उम्र उनकी हो गई और वो अपने आप को मानते हैं कि बस अब तो राम का नाम लेना है और करना कुछ नहीं है, और चुपचाप बैठ जाते हैं अपने अंत समय का इंतजार करते हुए। उनको आप क्या संदेश देंगे सर? देखो सर, राम का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती, राम का नाम कभी से ले सकते। मैं चौथी क्लास से नियमित रूप से राम का नाम ले रहा हूँ, और कोई दिन नहीं ऐसा हुआ जिस दिन मैंने कोई पाठ नहीं किया हो। तो वो तो राम का नाम तो आप लगातार जपते रहो, वो तो हृदय में जपा जाना है ना। वो ऐसे बैठ के दिखावा करके तिलक लगा के मंदिर जाके राम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर से निकलना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन उससे जुड़ गया तो फिर उसके बाद तो बल्ले बल्ले ही है। तो ये राम के नाम की बात हुई। दूसरा बात है कि लोग अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं, दूसरे लोग उसको, जब वो अपने आप को कहते हैं यार अब तो बूढ़े हो गए, तो दूसरे कहते हैं बूढ़ा हो गया। मैं तो अभी कहता हूँ बूढ़ा नहीं हुआ, मैं तो अभी भी बच्चों के साथ बच्चा हूँ, मैं तो बच्चों के साथ खेल भी लेता हूँ। और बच्चे अगर कोई भी खेल 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 रहे हो तो मैं तो उनमें बीच में बैठता हूँ कि हम मेरे को भी खेलना है, तो मेरे को खिलाओ। तो आप बच्चों में बच्चा बन के रहोगे तो वैसे रहोगे। अगर आप अपने आप को बुढ़ा मानोगे कि मैं तो बिल्कुल रिजर्व होके रहूं, मैं तो ऐसे रहूंगा, ये बहू है, इससे बहू ही तो मेरी दोस्त है, मेरे तो घर में मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे पोते पोतियां मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो अगर सारे लोग ये सीख लेना तो उनका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। वो बुढ़ापा जो मान रहे हैं ना, वो चलना फिरना सीख जाएंगे। मेरे साइटी का भी हुआ था, मैं तो बिल्कुल अच्छे से चलने फिरने लग गया। और बहुत सारे, अभी आपको बताता हूँ कि मेरा ये रिजल्ट आने के बाद में, मेरे ये पॉडकास्ट देखने के बाद में, कम से कम कल इंस्टीट्यूट गया था तो उन्होंने बताया कि 10 जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और कुछ के मेरे पास फोन भी आए कि क्या हम करवा लें, हम कर सकते हैं। मैंने कहा यार मैं तो, तेरी उम्र बता कितनी है? कहता मेरे तो 62 साल है। तो मैं यार तू मेरे से जवान है, बहुत जवान है, तू तो 9 साल जवान है मेरे से, मैं तो 71 साल का हो गया। अरे यार तू तो अभी रिटायर हुआ है, तेरी तो पढ़ने लिखने की आदत नहीं खत्म हुई। मेरी तो आदत खत्म हो गई थी कि 14 में रिटायर हुआ, और मैंने 21 में फॉर्म भरा, तो 7 साल तो मैंने पेन ही नहीं खोला होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक जो बात। 60 में, जो अभी 23 में रिटायर हुआ है, उसको तो कुछ ना कुछ आदत होगी ना लिखने की। बिल्कुल तो उन बिल्कुल। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है, करेंगे सीए, वो खुशी मेरे को हो रही है आपको कि हो रही है क्योंकि आपकी वजह से मेरे साथ। मोटिवेशन मिला, हाँ। आपकी वजह से मोटिवेशन मिला। तो लेकिन सर जब गए होंगे क्लास में, तब तो लोगों ने कुछ कहा हो, क्योंकि सब लोग बच्चे जो थे वो तो यंग थे काफी। जब वो जीएमसीएस की क्लास में गया तो मैं जाके बैठ गया, पीछे पीछे जाके बैठ गया। मैं कि आगे बच्चे बैठेंगे, तो जो कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आए, उन्होंने समझा कि ये तो कोई दिल्ली से आके बैठ गए हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऑब्जर्वर होंगे। तो मैंने मैंने उनको नमस्कार किया, तो वो कहते आप सर मेरे को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? मैं क्या यार मैं तो स्टूडेंट हूँ भैया, पढ़ने आया हूँ। और लगभग सारी फैकल्टी जो आती है वो देखती है कि यार ये सीनियर बंदा बैठा है, तो वो ऑब्जर्वर है। करते। तो बच्चे रिगार्ड भी देते थे, पर मैं बच्चों में बचपना होकर बच्चों के साथ मिलके, कि जैसे बच्चे भी शोर शराबा कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ लग रहता था। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, जहाँ रहते हैं वैसा आपको अपना करना पड़ेगा, मन वैसा कर रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सर मोटिवेशन बड़ा जरूरी है। और तो इसके पहले आपने क्या किया था सर? कितनी एजुकेशन आपने हासिल की थी, वो किस तरह से की थी, और कितने अच्छे स्टूडेंट आप थे? मैंने तो 69 में मैट्रिकुलेशन किया था, 70 में मैंने हायर सेकेंडरी किया था। उसके बाद में मैंने प्री मेडिकल का एग्जाम किया था, क्लियर। और उसके बाद में मैंने क्या है कि मेरे को बैंक में नौकरी मिल गई, तो मैं उस उधर गया नहीं मेडिकल कॉलेज में। जी। तो मैं फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बेस पे ही बैंक में नौकरी मिल गई मेरे को। तो नौकरी मिलना बढ़िया बात मानी जाती थी कि तुरंत बड़ी कमाई बात चालू हो, तो पता नहीं कब होगी। तो मैंने नौकरी लगने के 10 साल बाद 80 में मैंने बीकॉम किया, है। 80 ओके। में। और उसके बाद 88 में जो बैंक के एग्जाम होते हैं, CAIIB, वो मैंने 88 में क्लियर किया उसको मैंने। और उसके बाद में किसी चीज का कोई इंक्रीमेंट बैंक में मिलता नहीं था, कोई कितनी स्टडी कर ले, तो इसलिए हमने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद में शांत होकर पड़ गए कि जो इंक्रीमेंट मिल रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ती आ रही है, उसमें माथा मारने का क्या फायदा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये बाद विचार रहता में है। लास्ट 88 का मैंने स्टडी की थी, बुक्स पढ़ी थी 88 में। और उसके बाद में मैंने 33 ईयर के बाद में मैंने सीए की बुक्स उठाई एग्जाम के तो पर्पज से। एग्जाम्स में आप स्टूडेंट्स कैसे थे सर, जब शुरुआत में कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे? कैसे मार्क्स प्राप्त शुरुआत करते थे?
शुरुआत में मैं फर्स्ट डिविजनर था, हमेशा के लिए रहा। और हाँ, तो टॉप तो जो टॉप स्टूडेंट होते थे मुश्किल से स्कूल में 5-7 उनमें गिना जाता था। हाँ, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे शुरू से ही। हाँ, बहुत गुरुओं की हमारे ज़माने में ये गुरुजी बोलते थे, और मैं गुरुओं की गुड लिस्ट में था, और हाँ, लिस्ट में मैं नंबर 1 था। तो पढ़ाई आपकी गाँव में ही हुई संगरिया में सर? मेरी वो हायर सेकेंडरी थी संगरिया में की, उसके बाद मैंने जो किया वो सेल्फ स्टडी से किया, बीकॉम भी सेल्फ स्टडी से किया, और वो भी एक छोटे से गाँव में अनूपगढ़ में, जिसमें मेरे को पेपर देने के लिए भी 700 किलोमीटर चलना पड़ता था, जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। ओह! बाप वहाँ रे! कोई साधन नहीं था, इसलिए मेरी जो एजुकेशन है थोड़ी कम रह गई। अगर मैं किसी बड़े सेंटर पे वही। होता तो शायद और भी कुछ किया होता। तो सर एक बात बताइए कि एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये टफ एग्ज़ाम है? और पहली बात तो सीनियर सिटीज़न्स जो हैं, वो जी। अपने आप को ऊर्जावान माने और अपने आप को स्पेंट फोर्स ना माने, उनको ये समझना चाहिए कि वो लोग बहुत काम के हैं और उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। सर हमारे चैनल को बहुत सीनियर सिटीज़न्स देखते हैं और मैं हमेशा सीनियर सिटीज़न्स के लिए अलग-अलग जगह जाता हूँ, ओल्ड एज होम्स में भी जाता हूँ। तो उनको आप थोड़ा-सा बताइए कि कैसे जीवन को जिएँ और खास तौर पर इन दिनों में क्या करें? हमारे पार्क में बहुत सीनियर सिटीजन आते हैं और कुछ बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या है कि बड़े ऑफिसर्स थे, उनको मान सम्मान मिलता था, तो वो अपने आप को क्या है कि थोड़ा फील करने लग जाते हैं कि यार वो सब कुछ हट गया, मेरे तो कार गाड़ी बंगला चपरासी सब हट गए। तो उसकी वो भावना को लेकर चलते रहते हैं। तो उसको इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सम्मान था वो उस सीट का था। अगर इस भावना को वो स्वीकार कर लेंगे तो खुद उससे एक तो बाहर आ जाएंगे। खुद वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कहीं अपना टाइम दे सकते हैं। जैसे गंगानगर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो तपोवन वहाँ ब्लड बैंक है उसमें जाके सेवा करते हैं, कुछ अंध विद्यालय में जाके पर्ची बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे काम में भी तो कर किया जा सकता है ना, कि आप पढ़ो नहीं तो कोई समाज सेवा के काम है। तो ये कोई नहीं है कि सारा दिन मंदिर में बिता लिया, ये है तो कुछ है उसमें एक्टिविटी नहीं होती सर। वो मंदिर में जाके बैठ गए तो फिर वही है कि वहीं भी थोड़ी देर राम राम किया, फिर वही सेम वही कहानियां, कि कोई अपने बच्चे को सुनाएगा मेरे दफ्तर में ये होता था, मेरे दफ्तर में होता था। फिर आखिर में क्या है कि उनका क्या है कि वो उस पे वही वापस मेंटलिटी वही हो जाएगी, यार क्या थे हम कहाँ आ गए। तो उस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, कि वो पद तो आपका जिस दिन आप रिटायर हो गए ना, उसके बाद आपके सामने एक्स लग गया, एक्स का अगर एक आर लिखेंगे ना, काटा लग गया, क्रॉस, मारवाड़ी में कहते हैं काटो लाग गयो। कांटो लाग गयो। तो वो काटा लग गया जी। अब उसके बाद में आप नहीं हो, वो ये भूल जाओ सोचना कि मैं हूं। आप अब केवल नाम हो। जैसे रिटायर होने के बाद में मैं सिर्फ एजीएम नहीं रहा, ताराचंद रह गया सिर्फ। और मैं अगर ताराचंद बन के जीऊंगा तो अच्छा जीऊंगा। अगर वो एजीएम एजीएम वाली कुर्सी को ध्यान रखूंगा तो उसमें डिप्रेशन में जाऊंगा। धीरे 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 एकदम से तो नहीं जाता आदमी, धीरे धीरे चला जाता है सब। तो इससे जी, जी। उभरने के लिए क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ताराचंद जी आपके साथ जिन्होंने सीए का एग्ज़ाम दिया, आपकी पोती ने शायद दिया। नहीं, पोती ने नहीं दिया, अभी ड्यू नहीं हुआ उसका देने का। अच्छा अभी नहीं दिया। उसने दोती इंटर मेरे साथ दिया, इंटर मेरे साथ दिया था। अच्छा, तो आपने उनसे पहले कर लिया? नहीं, मेरा ड्यू पहले हो गया, उनका ड्यू नहीं हुआ। कि अच्छा, अच्छा। मैं डायरेक्ट एंट्री रूट से था। मेरे लिए 1 साल का बेनिफिट था। वो फाउंडेशन के थ्रू आई है, फाउंडेशन वालों को टाइम थोड़ा एक ज़्यादा लगता है। मैं एक्स्ट्रा बीकॉम होने के एक्स्ट्रा बाद टाइम लगता है। 1 तो साल का मेरे को आपकी जो बेनिफिट मिला। जहाँ पे आप कोचिंग लेते थे उस सेंटर में आपकी क्लास में जो कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स थे, उनमें से कितने बच्चे पास कर पाए और कितने नहीं कर पाए? नहीं, मैं कोचिंग के लिए गया ही नहीं ना। नहीं, आप जो बता रहे हो ना क्लास में जाते थे। वो क्लास तो वो तो जीएमसीएस थी ना, वो तो कोचिंग नहीं होती। वो तो कोचिंग नहीं होती। रहने सहने का तरीका और जो व्यवहार है सीए का, उसको कैसा अच्छा, व्यवहार होना अच्छा, अच्छा। चाहिए पास होने के बाद में, वो तो तो केवल उसकी थी। लेकिन इसका एग्ज़ाम बड़ा टफ होता है सर, काफ़ी कम बच्चे पास कर पाते हैं। तो ये कहीं आपके लिए लगा कि डिमोटिवेशन हो सकता है या आपको लगा चैलेंज लेना ही है? नहीं, डिमोटिवेशन उनके लिए है जो ढंग से नहीं पढ़ते। देखो सीधी सी बात है कि एग्जाम का फर्क है, निश्चित रूप से ये मैट्रिकुलेशन का एग्जाम नहीं है कि आप इतना लिख के आ जाओगे इतना नंबर मिल जाएंगे। वो 10 सीपीजी जो है बात चलती है कि मेरे ग्रेड मार्क्स आ गए 10, तो वो वाला का भी कोई गारंटी नहीं है कि जिसने हमेशा 10 लिए हैं वो यहाँ पास हो जाए, क्योंकि इसका सिस्टम अलग से है। और इस सिस्टम को क्या है कि निभाने की बात है कि वो कैसे कर पाएंगे। और उसको पढ़ना इसका क्या है कि एक स्ट्रक्चर के से पढ़ने की बात है कि वो सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि हम 10वीं के हिसाब से। अभी कल मेरी एक बच्ची से बात हुई, उसने जी। वो 10वीं की और 12वीं की दोनों में अच्छे नंबर लेके आई, 10 लेके आई, पर फाउंडेशन में फेल होगी। कारण कि उसने इसी एग्जाम को वही समझा कि जैसे 12वीं का एग्जाम है वैसे पास हो जाऊंगी।
पर इसके लिए स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करनी जरूरी है। तो तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर्ड पास पढ़ाई करने करेंगे तो जी 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 पूरी कर लीजिए बात सर। नहीं, अगर स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करेंगे तो ही सफल होंगे। ये नहीं है कि इसमें मैं ये चैप्टर कर लेता हूँ, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ। भैया पूरा पढ़ना पड़ेगा जितना है, जी और जितना लिखा है ना उसको अक्षर अक्षर पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं इंस्टीट्यूट कहाँ से कुछ पूछ लेता है। तो आप जी 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 आपका जो भाई, बैकग्राउंड था, जो आपने पढ़ाई करी थी, जी आपने जो नौकरी की थी, उसका भी बेनिफिट मिला आपको बैंक में नौकरी करने का भी इस एग्जाम में? नहीं, नौकरी का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था, क्योंकि नहीं, वो पेपर जो कोई आपने काम किया था, उस काम का कोई एग्जामिनेशन नहीं, कुछ ले वो उसका किसी पेपर से कोई संबंध नहीं था। पेपर बिल्कुल अलग है, काम प्रैक्टिकल अलग है। पर वो जो समझ, वहां से समझ की कैपेसिटी मेरी बढ़ी काम करने से, उसके कारण से मेरे को समझने में आसानी हुई, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई। कि वहां भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, सर्कुलर आते थे उनको समझना पड़ता था। फिर इंटरप्रिटेशन की बात है, वो इंटरप्रिटेशन की स्किल तो मेरे में डेवलप हुई उससे। वो बच्चों में कम होती है। देखो मेरे में और बच्चों में यही फर्क था कि मेरे को इंटरप्रिटेशन स्किल थी, कि मैं कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ चीज को, जी, और जी, उसको जी। समझ सकता हूँ। ठीक बात। तो अभी एक बताइए एग्जाम पास करने के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया? जिंदगी में बदलाव क्या आ गया कि मैं पहले थोड़ा अच्छा फील करता था, और अच्छा फील करने लग गया, अपने आप को और यंग फील करने लग गया। और क्या है कि अभी बच्चों से मिलते जुलते हैं, बच्चे आके बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो उससे थोड़ी जीने की इच्छा और बढ़ जाएगी। हुँ। और मेरे बिल्कुल, दोस्त बिल्कुल। कहते हैं तेरी उम्र बढ़ गई, 5-7 साल और ज्यादा जिएगा आगे से जितना जीना था। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी क्या सीए पास कर लिया है, अब आगे क्या इरादा है सर? क्या सीए की प्रैक्टिस करेंगे या स्टूडेंट्स को अभी पढ़ाएँगे, क्या अभी करेंगे? अभी इस पे कोई विचार नहीं हुआ। कोई जैसे बच्चे कहेंगे वैसे कर लेंगे जी। प्रैक्टिस अच्छा, तो अब तो परिवार में सीए प्रैक्टिस हैं तो आपके पहले भी? मेरा बेटा है सर एक। आपका बेटा सीए है और अभी आपकी पोती भी सीए बनने वाली है, वो तैयारी कर रही है। हाँ, वैसे हमारे बहुत हैं परिवार में सीए, मेरी दोस्ती भी सीए है। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया। सर आपका बहुत धन्यवाद ताराचंद अग्रवाल जी, अगर और आप कुछ साझा करना चाहें हमारे साथ, कुछ अनुभव आपका? आपने सारा कुछ तो पूछ लिया सर, और इसके बाद तो नहीं, मेरे पास है आप क्या। मुझे बता पाएँगे एग्ज़ाम्स के दौरान आपका क्या किस तरह का कभी नहीं, एग्जाम टेंशन के आई दौरान या कभी तो और बच्चों को लिखने की स्ट्रेस भी हो जाता प्रैक्टिस है छूट एग्जाम जाती में। है सर, लिखना लिखना भी मुश्किल हो जाता है, 10 साल के बाद लिखा 3 घंटे लगातार। नहीं नहीं नहीं, लिखना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर था, ये कंधा हिलता ही नहीं था। मैंने हाँ, 4-4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस किया यहाँ बैठ के एक टेबल पे, और उसके बाद मैं लिख पाया। ऐसे पकड़ पकड़ के लिख के आया हूँ पेपर जी। एग्जैक्टली यही बात है। पर ये हिम्मत नहीं आ रहा मैंने। हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो पास हो जाएंगे। तो जो हिम्मत कितने आ घंटे जाएगा पढ़ते थे आप? है। कितने घंटे पढ़ते थे तैयारी कोई में? सीमा कोई सीमा नहीं थी। 10 भी हो गए, 10 घंटे भी पढ़ लिया, 14 घंटे तक भी पढ़ लिया। पर 4 घंटे लिखा जरूर है रोज मैंने। अच्छा, 4 घंटे रोज़ लिखते थे। तो चार उसी से घंटे पढ़ प्रैक्टिस लिया। आपकी डेवलप हुई। कितने दिन हाँ, तक सही सीरियस तैयारी कितने दिन किया सर आपने? 4 महीने। ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक। मई में पेपर चालू होने थे, जनवरी से अप्रैल तक। जब जब फेल का रिजल्ट आया ना जनवरी में, उसके बाद से चालू हो गया। सीरियस है कि अब के तो इसको पास करना ही है। और वो हो गया जी। तो रिज़ल्ट किसने देखा आपका सबसे पहले? रिजल्ट मैंने अब के खुद देखा, किसी को देखने नहीं दिया, रोल नंबर भी नहीं बताया किसी को। तो जब रोल नंबर आपने देखा, तो क्या रिएक्शन था? मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हुए और परिवार ने क्या ये रिएक्ट किया? वो दो ग्रुप होते हैं, एक के ऊपर वो सक्सेसफुल लिखा आता है, फिर दूसरे पे सक्सेसफुल लिखा आता है। तो मैंने मेरा रिजल्ट डाउनलोड किया मेरे मोबाइल में ही। और उसको मैंने, वो बच्चा कहता लैपटॉप लाऊं, नहीं मैं क्या मोबाइल में ही देखूंगा। मैंने ऐसे करा सक्सेसफुल, दूसरे पे देखा सक्सेसफुल, तो मैंने सीधा कहा सक्सेसफुल। और बच्चे बच्चे खुश हो गए, सब बच्चे मेरे को घेरे खड़े थे। हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया। अरे सारे लोग वहीं खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का। हाँ कि क्या बताते हैं दादा, क्या बताते हैं। सब रोल नंबर पूछ रहे थे, मैंने किसी को नहीं बताया कि रोल नंबर मेरा ये है। लेकिन उसके बाद फिर कैसे सेलिब्रेट किया सर? सेलिब्रेशन वो में क्या किया? सेलिब्रेट तो क्या किया, सेलिब्रेट तो हमारे तो एक शोरूम है, उस पे आ जाते हैं सब हम तो मैं भी वहां आ गया। तो उसके बाद तो जैसे वो बहू ने तुरंत एक फोटो जो सामने आई, एक ग्रीन जैकेट का मेरा फोटो है, जो बहुत वायरल हुआ। उस पे कांग्रेचुलेशन लिखा, और उसने उसने फट फट दे से अपना क्या है कि स्टेटस लगा दिया। और वो स्टेटस इतना वायरल हो गया कि फोन आने चालू हो गए, देखो। हाँ, हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि है सर और तो अभी तो आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं खूब दूर-दूर से। सर ये प्रभु की कृपा है, सालासर बालाजी की कृपा है, मेरे पे असीम कृपा है उनकी। और जो मेरे को इस बुरी हालत में जो मेरी हेल्थ थी, हेल्थ संबंधी थी, उसमें उन्होंने, उनकी शक्ति मिलती रही, मैं करता रहा, मैं चलता रहा सर।
तो आपने उनका हेल्थ की चुनौती को भी मजबूती से लड़ा सर। और वो एक वो तो जो सालासर बालाजी को पकड़ लेगा वो हेल्थ में भी मजबूत रहेगा, वो मजबूती प्रदान करते हैं सर। वो आपको उनमें विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी अपना इष्ट बना लो, उसमें विश्वास रखेंगे तो लगातार आपको मजबूती प्रदान करते हैं। इष्ट आपको कभी निराश नहीं करते। हम ही उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं कि ये यार मेरा ये हो गया, मेरा मैं इतनी से इतना पूछता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना याद करता हूँ, मेरे कुछ नहीं करते। पर वो जो है विधि का विधान है, उसको तो वो भी नहीं बदल सकते। जी, जी, जी। तो, तो तो आपका बहुत जी सर, प्लीज़ पूरी करिए सर। तो उनको अगर उनमें विश्वास रखेंगे तो वो विधि का विधान है। तो भगवान भी उससे दूर नहीं है, विधि से भगवान भी बंधे हुए हैं। नहीं तो भगवान थे, सीता माता को क्यों रावण हर ले जाता अगर भगवान चाहते। विधि का विधान था। रामचंद्र जी ने भी वनवास काटा। तो जी, वो उस विधि से विधान से बंधे हुए हैं। तो मेरे दर्द आना है वो मेरे लिखा हुआ था। तो उसमें सालासर बालाजी क्या करते। तो मेरे दर्द आया तो उन्होंने फिर हौसला दिए रखा कि चले रख सब ठीक हो जाएगा। तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। बिल्कुल तो स्वस्थ इसलिए हैं और अपने कामयाब इष्ट हैं, में सक्सेसफुल हैं। अपने इष्ट में भरोसा रखो, अपने परिवार में भरोसा रखो, परिवार आपको कोऑपरेट करेगा। अब ज्यादातर बूढ़ों की शिकायत रहती है कि मेरे को परिवार नहीं कोऑपरेट करता, मेरे को ये कह देता है, मेरे को ये। तो उसमें हम खुद को जिम्मेवार है ना। आप अच्छा बन के रहो ना, बच्चों के साथ आप अच्छा बन के रहो। बच्चों को आप अगर आप बच्चों को पूछेंगे आपको वो पूछेंगे। एक लाइन का बात है, सिर्फ सीधी सी बात। बिल्कुल सर। भगवान में विश्वास रखें और मेहनत करते रहिए, ये आपका जो है सूत्र है जिस पर आप आधारित है पूरा जीवन और उसी के साथ आपने मेहनत करी और ये बुलंद कामयाबी हासिल करी। हमारी तरफ से ताराचंद अग्रवाल जी आपको एक बार दोबारा से मुबारकबाद। आपका सेहत बुलंद रहे, आप लंबी आयु आपको भगवान प्रदान करें और आप खूब लोगों को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें और लोगों को सीए बनाने के लिए हौसला उनका बढ़ाते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने वक़्त निकाला, कीमती समय हमको दिया और हमारे दर्शकों को भी मोटिवेशन आपकी बातचीत से ज़रूर मिला होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।